हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th के पार्ट सेकेंड को देख रहे हैं। पार्ट किस चीज़ को देख रहे हैं? सेकेंड को। हमने इसका पार्ट 1 जो है तो पहले भी दे रखा है, आप जो हमारे वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। हमारा पहला है कि भारत संसाधन धन एवं उपयोग। ठीक है, भारत संसाधन एवं उपयोग है हमारा पहला। तो हमने इसका पार्ट 1 में देख चुका है कि हमने पहले पार्ट 1 में भी जो पढ़ रखा, मैं उसका रिवीजन करवा दूँ। हमें पार्ट 1 में पढ़ रखा है कि जिमलमैन नामक एक भौगोलिक वेद अर्थात भौगोलिक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने यह कहा था कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। इसमें जो है सो हमने संसाधन का वर्गीकरण के बारे में पढ़ लिया था। उत्पत्ति के आधार पर जैव, अजैव, उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और नवीकरणीय स्वावलंबन के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। विकास की स्थिति के आधार पर हम लोगों ने संभाव्य, विकसित, भंडारण और संचित, इतनी चीज़ों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त पिछली वीडियो में कर ली थी। अब हम इस नई वीडियो में जो यह चार्ट दी गई इस चार्ट को हम पहले समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा जो डायग्राम है, यह बता रहा है संसाधन जो है, यह जो संसाधन है, यह संसाधन कितने प्रकार में डिवाइडेड है। यह संसाधन 2 प्रकार में बांटा गया है, प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। प्राकृतिक और दूसरा मानवीय। प्राकृतिक संसाधन को भी 2 भागों में बांट दिया गया। पहले हम प्राकृतिक के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम अगले बारे में बात करेंगे। पहले हम प्राकृतिक के ही बारे में पूरी बात कर लेंगे, तब मानव निर्मित जो 2 ही भाग में बांटा गया है। ठीक है, पहले प्राकृतिक। तो प्राकृतिक जो है नवीकरणीय है और नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय, 2 भाग में बांटा गया है। नवीकरणीय जो है, नवीकरणीय को ही सतत, नवीकरणीयों को जो है 2 भाग में बांट दिया गया है, सतत या प्रवाह, सतत अथवा प्रवाह में बांटा गया। इसके जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है सतत। सतत का अर्थ होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है चलते ही रहता है, उसे हम सतत कहते हैं। ठीक है, पहला है सतत, दूसरा प्रवाह, और पहला सतत या प्रवाह, दूसरा है जैव। क्या है? जैव। और जैव को 2 भागों में बांट दिया गया। किस चीज़ को? जैव को 2 भागों में बांट दिया गया, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी। ठीक है, हम नवीकरणीय देखते हैं। नवीकरणीयों को 2 भागों में बांट दिया गया। इस नवीकरणीय को कितने भागों में बांटा गया? नवीकरणीय को 2 भागों में, और नवीकरणीय को 2 भागों में बांटा गया। नवीकरणीयों को भी 2 भागों में बांटा गया था, सतत और प्रवाह। ठीक है, और सतत प्रवाह को 2 भाग, सतत प्रवाह जैसे एग्जाम्पल में दिया गया पवन, जल, ईटीसी कह सकते हैं। और दूसरा भाग था उसका जैव। तो जैव को 2 भाग में बांट दिया गया, प्राकृतिक वनस्पति और वन जीव। अनवीकरणीय संसाधन को 2 भाग में बांटा गया है, पुनः चक्रीय। पुनः चक्रीय मैंने क्या, जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं उसे हम पुनः चक्रीय कहते हैं, जैसे धातु। और दूसरा अचक्रीय, जो बिना चक्रीय प्रक्रिया नहीं होती, चक्र मतलब वह पुनः प्राप्त उससे नहीं होती, इसी चीज़ पर चक्रीय प्रक्रिया हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसमें दिया गया है जैव ईंधन। अब हम संसाधन के प्रकार में सबसे पहला जो हम संसाधन का प्रकार पढ़े तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। हम इसके बारे में पिछली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। होता है जैव संसाधन और अजैव संसाधन। ठीक है, जैव संसाधन किसे कहते हैं? तो जैव संसाधन ऐसे संसाधन की प्राप्ति जैव मंडल से होती हो, ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति किस चीज़ से होती हो? जैव मंडल से होते हैं, तथा यह जैव मंडल से होती हो तो यहाँ, ठीक है, जिससे जैव मंडल से प्राप्ति हो गई, लेकिन क्या वह संसाधन होते हैं? इसमें एक कंडीशन भी दिया गया है, जिसमें जो सजीव हो, क्या हो? सजीव के सभी लक्षण मौजूद हो। हमारे लक्षण क्या है? जैसे हम सांस ले रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, श्वसन गति कर रहे हैं, जैसे प्रजनन हो रहा है, यही सब जो है सो हमारा एक प्रमुख लक्षण है। पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन, यह हमारा अपना शोषण अंग यह जो है अपना प्रमुख लक्षण होते हैं। इसमें जैसे एग्जाम्पल में दिया गया मनुष्य, वनस्पति भी सजीव प्राणी होते हैं। जैसे मत्स्य अर्थात मछली, पशुपालन जैसे जानवर सब कह सकते हैं, जैसे हम गाय, भैंस इत्यादि ले सकते हैं। जैसे अन्न वन्य प्राणी, ऐसे अन्न प्राणी समुदाय, जिसमें प्राणी होते हैं, जिसमें प्राण वायु होते हो, उसे हम संसाधन के उपयोगिता संसाधन के अंतर्गत जैव संसाधन में रख सकते हैं। किस में रख सकते हैं?
जैव संसाधन में। दूसरा है हमारा अजैव संसाधन। तो अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुओं के समूह को, किस चीज वस्तुओं के समूह को, निर्जीव वस्तुओं के समूह को। निर्जीव वस्तु क्या क्या है, जैसे हमारी बुक्स भी निर्जीव ही है, जैसे हमारे पेन भी निर्जीव है। और उसके बाद जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल पे दिया गया है, जैसे चट्टाने, धातु, खनिज, ईटीसी, ये सभी तो निर्जीव वस्तु है ना। अब आगे देखते हैं हम। हेलो फ्रेंड्स, अब हम इसके आगे देखते हैं उपयोगिता के आधार पर क्या दिया गया है। उपयोगिता के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया। उपयोगिता के आधार पर हम कल भी इसके बारे में पढ़ लिया, आप लोगों ने इसकी जानकारी नहीं है तो आप हमारे पिछले वीडियो में जा करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें नवीकरणीय संसाधन क्या है, नवीकरणीय संसाधन। अब वैसे संसाधन, नवीकरणीय संसाधन हमने इसके बारे में पिछले कक्षा में क्लास 9 में भी पढ़ा हुआ है कि नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिनके पुनर्प्राप्ति की जा सकती है। एक छोटे से लाइन में इसका आंसर है कि इसका पुनर्प्राप्ति की जा सकती है, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा परिभाषा दिया गया है कि वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक रासायनिक, क्या दिया गया है, वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक रासायनिक या यांत्रिक, भौतिक रासायनिक या वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त, नवीकृत को ही क्या कहा जाता है, पुनः प्राप्त करना, ठीक है। नवीकृत को ही पुनः प्राप्त करना कहा जाता है। वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जिसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। इसमें जैसे में दिया गया सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, या फिर इसमें बहुत कुछ हम ले सकते हैं, पवन ऊर्जा या फिर जो भी कुछ ले सकते हो, ठीक है। और उपयोगिता के आधार पर ही जो है नवीकरणीय संसाधन को हमने इससे पहले भी बताया इसी वीडियो में कि इसमें दो भागों में बांटा गया है। किसमें, सतत या प्रवाह एवं जैव संसाधन, इसको दो भागों में वर्गीकृत कर दिया गया है, जिससे हम चित्र संख्या 1.2 में भी इसका दिया गया है, आप अपने बुक में भी देख सकते हैं, ठीक है। बुक लेके पढ़ने के लिए बैठिएगा तो समझ में आएगा अच्छे से। अब इसके आगे दिया गया है कि नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन हो चुका है हमारा, अनवीकरणीय संसाधन है। तो अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, तो फिर मामूली परिभाषा में कहें तो फिर सी बात है कि जिसकी पुनर्प्राप्ति हम नहीं कर सकते हैं, या फिर जिनके पुनर्प्राप्ति में लाखों हजारों वर्ष लग जाते हैं, जिसे हम लाखों हजारों करोड़ों वर्ष भी लग सकते हैं, जिसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। लेकिन इसमें परिभाषा दिया गया है कि ऐसे संसाधन जिसका विकास लंबे अवधि में जटिल प्रक्रिया द्वारा होता है। क्या दिया गया है, ऐसे संसाधन जिनका विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रिया द्वारा, ऐसे संसाधन जिनका विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रिया द्वारा होती है। इसी प्रक्रिया को पूरा होने में क्या कहते हैं, यह एक जो है सो बहुत ही लंबी विकसित प्रक्रिया है, ठीक है। और जटिल माने होता है कठिनता पूर्वक जो भी हो, इसका जो है सो यह एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में लाखों हजारों करोड़ों भी वर्ष लग सकते हैं, ठीक है, लग सकते हैं। इनमें कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं, क्या कह रहा है, इनमें कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जो पुनः चक्रीय नहीं होते हैं। पुनः चक्रीय में क्या, उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। एक बार प्रयोग होने के बाद ही वह समाप्त हो जाते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन के बारे में हम क्लास 8-9 में भी पढ़ चुके हैं। जीवाश्म ईंधन जो है सो समझ गए उनके ना, ठीक है। अब इसके हम आगे देखते हैं कि स्वामित्व क्या दिया गया है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ रखा है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप जाके मेरा पिछले वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। क्या है, व्यक्तिगत संसाधन। अब इस वीडियो को समझने में दिक्कत है तो मेरा पिछला पार्ट का वीडियो जरूर देखिएगा, 4 से 5 मिनट बहुत से बहुत का है, ठीक है, देख लीजिएगा जरूर। तो ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकृत क्षेत्र में होता है। क्या दिया गया है, ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकृत क्षेत्र, कथन का अर्थ यह हुआ कि वैसे संसाधन जो व्यक्ति के अधिकृत क्षेत्र में हो। जैसे कि हम कह सकते हैं, जैसे जैसे हम भूखंड ले सकते हैं, और जिनके बदले, और ये समझते हैं पहले, जिनके बदले जो है सो सरकार को वह लगान भी चुकाते हो। क्या करते हो, लगान भी चुकाते हो। जैसे भूखंड,
भूखंड के बाद हम ले लेते हैं, थोड़ा सा उसको छोड़ दिए हैं, लेकिन समझ आप लोग भी किताब में देख सकते हो उसे, ठीक है। जैसे भूखंड, बाग बगीचे। बाग बगीचे में क्या, जो फल फूल लगाए जाते हैं ना, वो भी निजी संसाधन के अंतर्गत ही आ सकते हैं। तालाब भी आ सकता है, कुआं भी आ सकता है, इत्यादि ऐसे बहुत से स्वाभाविक संसाधन हो सकते हैं। इसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। व्यक्तिगत संसाधन कैसे कहते हैं, ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकृत क्षेत्र में हो, जो किसी खास व्यक्ति के अधिकारित क्षेत्र में हो, जो किसी जो कथन का अर्थ हुआ कि देखिए इतना सा जगह है, ठीक है, इतना सा जगह का मालिक हमारा मिन्ना टिन्ना है, ठीक है, कुछ भी हो, मोहन सोहन जो भी मान लो, तो इस पर जो है इस आदमी मोहन सोहन का इसने से भाग पर इसी का हक होगा, ठीक है। यही जो है व्यक्तिगत संसाधन है। आप सामुदायिक संसाधन को समझते हैं। सामुदायिक संसाधन, तो सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं, तो ऐसे संसाधन किसी खास, क्या कह रहा है, ऐसे संसाधन जो किसी खास सामुदायिक अधिपत्य में हो, जिनका उपयोग समूह के लिए सुलभ हो। कथन का अर्थ यह हुआ कि हम जैसे ले सकते हैं ना, चालाग्राह गांव में जो शमशान मंदिर मंदिर बनाने के लिए नहीं, लोग जो है सो पैसे इकट्ठे करते हैं, एक बार मंदिर बनते हैं तो जो संसाधन के रूप में सभी व्यक्ति उसका यूज़ करते हैं, उसे हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। समूह के लिए ही सुलभ जो, उसे हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। मैं आपको एक बार और बता दूं कि यह जो है सो ज्योग्राफी पार्ट सेकेंड क्लास 10th का चल रहा है, ठीक है। तो आपको पार्ट 1 देखना जरूरी है, पार्ट 1 देख लेना पिछली वीडियो में जा करके, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि इसका अब स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के संसाधन होते हैं। व्यक्तिगत संसाधन हम पढ़ चुके हैं, सामुदायिक संसाधन में हम पढ़ चुके हैं। अब अगला है हमारा राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, तो राष्ट्रीय संसाधन कानूनी तौर पर क्या दिया गया है कि कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन। कथन का अर्थ यह है कि कानून के अनुसार, क्या कह रहा है कि कानून के अनुसार देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन, देश किसी भी देश में या किसी भी राष्ट्र में जितने भी उपलब्ध संसाधन होते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय संसाधन है, ठीक है। कथन का अर्थ यह हुआ कि कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन होते हैं, जो किसी भी राज्य के अंतर्गत उपलब्ध है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि देश की सरकार को वैधानिक हक है, अर्थात देश की सरकार को यह अधिकार है कि वह जो है व्यक्तिगत संसाधन का प्रयोग, ठीक है, व्यक्तिगत संसाधन का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकता है। कथन का अर्थ यह हुआ कि मान लीजिए कि एक रोड बन रही है, तो सड़क बन रही है, तो सड़क बनने में जो है सो जैसे उसके बीच में एक किसी व्यक्तिगत संसाधन का भूखंड आ रहा है, तो उस भूखंड के बदले जो है सो सरकार उन्हें भूखंड का जो है सो जो भूखंड के अनुसार उनका रेट होगा, वो रेट सरकार उचित रेट देती है और भूखंड उससे खाली करवा लेती है, और तब जाकर उस पर रोड का निर्माण किया जाता है, सड़कें बनाई जाती है, जिसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। किसी भी राष्ट्र के अंतर्गत उपलब्ध सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। एक बार में इसको चीज़ को समझिए। और दूसरा दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है वह ऐसे संसाधन का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान करते हैं। क्या करती है, ऐसे संसाधन का नियंत्रण जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान करती हो, वह ऐसे संसाधन जिसका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान करती है उसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान कहते हैं, ठीक है। ऐसा संसाधन जिसका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। इसके आगे दिया हुआ है कि तट रेखा से, क्या कह रहा है कि तट रेखा से 200 किलोमीटर तक की दूरी छोड़कर खुले महासागरीय संसाधन पर किसी भी देश का अधिपत्य नहीं होता है। कथन का अर्थ यह हुआ कि भारत का जो तटीय रेखा है वह कुछ जो है, ठीक है, तो यहाँ से जो है, यहाँ से 200 किलोमीटर क्या दिया गया है, 200 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होगा, 200 किलोमीटर तक का जितना भी क्षेत्र होगा, किलोमीटर की दूरी को छोड़ करके क्या दिया गया, इतना तक का महासागरीय क्षेत्र को छोड़ करके संसाधन पर किसी भी देश का अधिपत्य नहीं होता। कथन का अर्थ यह हुआ कि यहाँ पर यदि इतना यदि 200 किलोमीटर आ रहा है, तो इसके आगे मान लीजिए यहाँ 200 किलोमीटर पुर चुका है, तो इसके आगे पर जो है भारत का हक
नहीं है। लेकिन अब एक समस्या वाली बात यह है कि भारत के तटीय जो रेखा है उसके बगल में ही जो है हम क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं कि भारत के धनुषकोटी, ठीक है, धनुषकोटी एक जगह का नाम है जहाँ से श्रीलंका का तट मात्र 24 किलोमीटर ही दूर है, मात्र 24 किलोमीटर ही दूर है। तो ऐसे में जो श्रीलंका है वह श्रीलंका क्या करती है, और श्रीलंका और भारत यदि इस बीच में यदि जो भी खनिज या फिर जो भी संसाधन मिलते हैं प्राकृतिक संसाधन, उसका भारतीय सरकार, ठीक है, तथा श्रीलंकीय सरकार आधा आधे कर लेती, क्या कर लेती है, हाफ कर लेती है। दोनों सरकार अपनी सहमति से हाफ कर लेती है, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के खिलाफ भी नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान को इससे कोई दिक्कत भी नहीं होती है, ठीक है। इसके आगे दिया गया है ऐसे संसाधन का उपयोग, क्या कह रहा है, इस संसाधन का हम उपयोग कर सकते हैं, इसमें लेकिन दिया हुआ है, समझिए इस बात को पहले। ऐसे संसाधन का उपयोग हम कर सकते हैं सिर्फ अनुसंधान हेतु, क्या कह रहा है, सिर्फ अनुसंधान हेतु। अनुसंधान मैंने क्या, किसी भी सुरक्षा के लिए या फिर कोई बाधा उधा पड़ जाती है तो इस चीज़ के लिए जब इमरजेंसी टाइम आ जाता है ना, तो इस सब का प्रयोग हम कर सकते हैं। अनुसंधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की सहमति से ही किसी राष्ट्र द्वारा इसका प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। उस चीज़ का 200 किलोमीटर तक के अगला आगे का भी क्षेत्र हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अनुसंधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की सहमति से। इसका आगे हमारा दिया गया है कि देखिएगा तो वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन वीडियो लंबा होगा उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको सारी की सारी बातें समझा जरूर दूंगा, सब बात को समझते हुए कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत वाली बात मत लेना। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझो रामबाण है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बस उतनी चीज़ को आप दिमाग में रखो, उतनी चीज़ को याद करो, ठीक है। इसमें आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, मुझे पूरा विश्वास है। यदि आप ढंग से पढ़ोगे ना तो अच्छा स्कोर जरूर कर लोगे। ऐसा नहीं है कि आप कहोगे क्या पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा है, क्या इसको तो नॉलेज भी नहीं है, तो ऐसा नहीं है भाई। समझो, देखो मैं नॉलेज है, जो भी नॉलेज है मैं ठीक ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोशिश करो कि किसी भी तरह से आगे मैं वीडियो को पहुँचा दो। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। इसके आप आगे देखते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हुए। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन के 4 भागों में बांटा गया। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। पहला क्या है, संभाव्य संसाधन। दूसरा क्या है, विकसित संसाधन। तीसरा क्या है, भंडारण संसाधन। तीसरा क्या है, संचित संसाधन, ठीक है। तो हम चलते हैं संभाव्य संसाधन किसे कहते हैं, ठीक है। तो संभाव्य संसाधन हम एक मिनट जरा मैं इसको देख लूँ पहले, ये मुझसे छूट गया था ना, कोई बात नहीं, मैं इसको देख लेता हूँ जरा। क्या आप जानते हैं, यह भी एक नोट की तरह है, बहुत बीबीआई नोट में से कह सकता हूँ मैं भी, नोट की तरह यह काम कर रहा है। बहुत अच्छा नोट है, ठीक है, कारगर नोट है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो किसी भी देश की तटीय रेखा से 200 किलोमीटर तक की दूरी का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कथन का अर्थ यह हुआ कि जो मैंने बताया था ना कि भारत का तटीय रेखा कुछ यूँ है, तो जो कुछ यूँ है ना, तो इसका जो 200 किलोमीटर तक का एरिया होगा ना, एरिया, उसको हम क्या कहेंगे, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहेंगे। क्या कहेंगे, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहेंगे, ठीक है। 200 किलोमीटर तक की दूरी का ही एरिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं संभाव्य संसाधन। ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं। क्या कह रहा है कि ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद हो, तो ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद हो जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है। क्या कह रहा है कि ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं जिन्हें उपयोग में लाए जाने की हमें संभावना ही है, जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, ठीक है। जैसे हिमालय क्षेत्र में खनिज जिसका उद्यन अधिक गहराई में होने के कारण यह बहुत ही महंगा और दुर्गम है, ठीक है, बहुत ही महंगा पड़ जाता है। कथन का अर्थ यह कह रहा है कि ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद है, ठीक है, जैसे हिमालय के तटीय रेखा, सॉरी हिमालय के अंदर जो है सो बहुत ज़्यादा खनिज है, हमारे पास सोना चांदी हीरे जवाहरात बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन उसे जो है हम निकाल ही नहीं सकते। ऐसे क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे पास इस तरह की कोई तकनीकी है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास इसका कोई भी उपचार है ही नहीं जो हम उसको निकाल ले, उसका प्रयोग भी कर ले, ठीक है। तो इसलिए यहाँ सब जो है सो जो मौजूद है, लेकिन उसका हम प्रयोग अभी तक नहीं किया है, लेकिन इसके प्रयोग करने की संभावना ही नहीं है, ठीक है।
प्रयोग में लाने की सब संभावना है कि हम इसको ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, निकाल लेंगे, तकनीका विकसित होगा, निकाल लेंगे, लेकिन ऐसा बात नहीं है, वो निकल ही नहीं पा रहा है क्योंकि हमारे पास उस तरह की तकनीक है ही नहीं। अब आगे देखते हैं हम विकसित संसाधन। तो विकसित संसाधन किसे कहते हैं? तो विकसित संसाधन ऐसे संसाधन जिसका सर्वेक्षण उपरांत, क्या कह रहा है कि ऐसे संसाधन जिसका सर्वेक्षण मैंने क्या, जो वैज्ञानिक सब आते हैं और उसको ट्राई करते हैं या फिर लैब में ले जाते हैं, अब मिट्टी को उठाते हैं, लैब में ले जाते हैं, फिर लैब में देखते हैं कि मिट्टी की क्या गुणवत्ता है, इसमें उर्वरक की मात्रा है, उर्वरता की है कि नहीं है, या फसल उत्पादन में जो है सहायक है कि नहीं है, यह सब बस देखता है और कुछ बात नहीं है। तो ऐसे संसाधन जिसका सर्वेक्षण उपरांत उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका हो। ठीक है, मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका। ऐसे संसाधन जिसका सर्वेक्षण उपरांत उपयोग हेतु मात्रा के अनुसार उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका हो। पूर्व में भी यह कहा गया है, क्या कहा गया पूर्व में भी यह कहा बतलाया जा चुका है कि ऐसे संसाधन जो तकनीकी और उसकी सभ्यता पर निर्भर करता है। कथन का अर्थ यही हुआ है कि पूर्व में भी यह बात कह दी गई है कि इसका विकास जो है सो तकनीकी और उसकी सभ्यता पर निर्भर करता है। जैसे जैसे मानव जो है सो आगे बढ़ते जाएगा, उसका तकनीकी बढ़ते जाएगा, वह जो है सो सब चीज़ों का प्रयोग करते चलेगा। जैसे हम लोग भी जानते हैं ना कि पहले हम लोग जो है सो बंदर की अवस्था में रहते थे, हमारे पीछे जो है सो हमारे पीछे जो है सो पूंछ लगा रहते थे, नहीं बंदर की अवस्था में रहते थे। तो धीरे धीरे जो है सो फिर आदि मानव से फिर इंसान से फिर अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है, पर उस प्रकार की टेक्नोलॉजी भी अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन अच्छी टेक्नोलॉजी है। अब हम आगे देखते हैं भंडारण संसाधन। क्या है? भंडारण संसाधन। हमने दो पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम तीसरा देखते हैं भंडारण संसाधन। तो भंडारण संसाधन ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध है। क्या कह रहा है कि ऐसे संसाधन जो पर्यावरण में क्या उपलब्ध है, ऐसे संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध है तथा मानवीय आवश्यकताओं, क्या कह रहा है, ऐसे संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध है तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम है, परंतु उपयोग हेतु, क्या कह रहा है, फिर से देखते हैं हम, ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध है तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम है, उपयोग हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में इन्हें केवल भंडारण संसाधन के रूप में देखा जा सकता है। भंडारण संसाधन भी यूं ही है, ठीक है। भंडारण संसाधन भी क्या है, यूं ही है। आप देखते हैं, अब इससे उदाहरण हम पहले एक देख लेते हैं, ठीक है। उसका उदाहरण क्लिक नहीं किया गया है, कोई बात नहीं, मैं इसका उदाहरण समझा दूँ आप लोगों को। उसका उदाहरण जैसा है कि उदाहरण जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जल क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। जल हाइड्रोजन ऑक्सीजन का यौगिक है जिसमें असीम ऊर्जा, क्या है, जिसमें असीम ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता छिपी हुई है। जल जो है, जल किस चीज़ से बना होता है? H2O, अर्थात इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। इसमें जो है सो बिजली उत्पादन करने की, मतलब इसमें जो ऊर्जा उत्पादन करने की अत्यधिक असीम क्षमता है, परंतु इसका उपयोग हम नहीं कर पा रहे। किस लिए नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारे पास इस प्रकार की औद्योगिक मैंने क्या विकसितता ही नहीं है जो हम इसका प्रयोग कर सकते, ठीक है। कोई बात नहीं। अब आगे देखते हैं, आगे नहीं, हम पीछे को देखते हैं पहले एक मिनट। अब हम पीछे इसलिए आ गए हैं क्योंकि हमारे यहाँ एक चीज़ छूट चुका है यहाँ पे। क्या आप जानते हैं गुजरात के भुज में सौर ऊर्जा का आधुनिक प्रक्रम बड़े स्रोत पर लगाया गया है। कथन का अर्थ यही हुआ है कि जैसे जैसे हमारे पास जो है सो टेक्नोलॉजी का वृद्धि हुआ है, हमने उसका प्रयोग किया है। तो गुजरात के भुज में सौर ऊर्जा का आधुनिक प्रक्रम बड़े स्रोत से लगाया गया। बस इतना ही सी बात थी जो बताना रह चुका था। देखिए मैं हर एक पॉइंट को आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कुछ मैं आपको छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जो छूट रहा है मैं आपको वो चीज़ बतलाए जा रहा हूँ। संचित कोश संसाधन, ठीक है। संचित कोश संसाधन, संचित, देखो वास्तव में ऐसे संसाधन, क्या दिया गया है कि वास्तव में ऐसे संसाधन भंडारण संसाधन के ही अंश है। नहीं, अंश मैंने क्या, जो अंश कहते नहीं, दादा फिर बेटा से पोता, चीज़ों यूँ नहीं, तो यूँ ही मतलब में समझा दे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। तो वास्तव में यह संसाधन भंडारण संसाधन के ही अंश है। क्या कह रहा है? वास्तव में यह भंडारण संसाधन के ही अंश है जिसे उपलब्ध तकनीकी के आधार पर क्या किया गया, उपलब्ध तकनीकी के आधार पर प्रयोग में लाया गया है, ठीक है। संचित कोई संसाधन, कथन का अर्थ यह हुआ कि जो हमारे पास संचित मैंने बचा के रखा हुआ था, लेकिन जिस तरह से हमारे पास जो है सो तकनीक के आधार पर
तकनीक का डेवलपमेंट होते चल गया, तकनीकी आगे बढ़ते चल गया, उसका हम प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। उसी को हम संचित कोश संसाधन कहते हैं। इसका आगे देखते हैं, संचित कोश संसाधन हम किसे कहते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसका आगे देखते हैं, ऐसे इसका तत्कालीन प्रयोग प्रारंभ नहीं हुआ है। इसमें एक और बात कह दी आप इस किताब में, इसमें आप बात क्या कह दी कि इसका तत्कालीन प्रयोग प्रारंभ नहीं हुआ है। कथन का अर्थ यह कि बना हुआ है, ठीक है, बना हुआ है, उसका तकनीक के उपयोग से हम चीज़ को बना चुके हैं, लेकिन उसका अभी तक हमने प्रयोग नहीं किया गया है। यह भविष्य की पूंजी के रूप में क्या किया गया है, भविष्य की पूंजी के रूप में बचा कर रखा गया है। अब कैसे बचा कर रखा गया सो देखते हैं। नदी में जल नहीं, नदी में जो बांध बना दिया गया, किस चीज़ के लिए बनाया गया, इसी चीज़ के लिए तो बनाया गया है ताकि नदी में जो है सो जहाँ पर बांध बूंद बनी हुई है वहाँ पर अधिक पानी जमा होगा, पानी से हम विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। इसलिए जो है नदी जल भविष्य में जो है विद्युत उत्पादन के लिए उपयुक्त। तो यहाँ भी वही बात लेकर गया, नदी जल भविष्य में जो है बिजली उत्पादन में असीम बिजली उत्पादन करने में उपयुक्त की जा सकती है। वर्तमान में इसका जो है सो उपयोग अत्यंत ही सीमित है, ठीक है, अत्यंत ही सीमित है। कथन का अर्थ यह हुआ कि इसका जो है डेवलपमेंट तो हुआ है, लेकिन अभी भी हम इस चीज़ का सीमित ही उपयोग कर रहे हैं। ऐसे संसाधन वनों या बांधों में जल के रूप में जो है सो संचित किया गया। वन इसलिए दिया गया है कि वन में भी देखते नहीं है कि वनों में भी जाते जहाँ पानी संचित हो जाता है, नहीं, तो यही सब बात है। आगे देखते हैं हम संसाधन नियोजन। ये हमारा आज का जो है सो यह लास्ट है, आज का ये लास्ट ही टॉपिक होगा। इसके बारे में इसके आगे में हम जो सो कल बात करेंगे, लेकिन हम इस चीज़ को ख़त्म करके ही आज जाएंगे, ठीक है। सब बने रहो, लाइक शेयर कमेंट ठोक के करो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या कह रहा है कि संसाधन का विवेकपूर्ण प्रयोग ही संसाधन नियोजन है। आप संसाधन नियोजन का परिभाषा पूछ देगा तब क्या जवाब दोगे? संसाधन नियोजन का परिभाषा जब पूछेगा तब यही जवाब दोगे कि संसाधन का विवेकपूर्ण प्रयोग ही, संसाधन का क्या चीज़, संसाधन का विवेकपूर्ण प्रयोग ही संसाधन नियोजन है। संसाधन का विवेकपूर्ण प्रयोग ही क्या है, संसाधन नियोजन है। वर्तमान परिवेश में क्या दिया गया है कि वर्तमान परिवेश में संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग हमारे समाज में बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। हमारे समाज में यह एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि क्या हमारा कह रहा है कि संसाधन का विवेकपूर्ण प्रयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता था। संसाधन नियोजन में संसाधन को बचाने का उपाय, तो संसाधन को बचाने का उपाय यही है कि हम संसाधन का सही ढंग से उपयोग करें। देख रहे हो आज आप देख रहे होंगे अभी भी तेल का रेट कितना महंगा चल रहा है, नहीं, सीधे समझो दुगुना रेट चल रहा है। तो इतना ज़्यादा जो महंगाई बढ़ गई, कोरोना के वजह से भी, लॉकडाउन भी था, तो ये सब चीज़ से भी रेट बढ़ी है। यही कह रहा है कि संसाधन का विवेकपूर्ण प्रयोग हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है, ठीक है। इस चुनौती हमें बनने नहीं देना है, ठीक है। संसाधन के विवेकपूर्ण दोहन हेतु क्या दिया है, संसाधन के विवेकपूर्ण दोहन हेतु सर्वमान्य रणनीति कथन कर दिया हो कि संसाधन का जो विवेकपूर्ण दोहन हो रहा है कि इसे बचाने के लिए हमको जो है रणनीति तैयार करना संसाधन नियोजन का प्रथम प्राथमिकता है। आदि कोई पूछ देगा कि संसाधन नियोजन की प्रथम प्राथमिकता हम क्या 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 हो सकती है, तो फिर आपको जवाब देना है कि संसाधन नियोजन का प्रथम प्राथमिकता है कि संसाधन नियोजन के लिए एक रणनीति तैयार करना ही संसाधन नियोजन की प्रथम प्राथमिकता है। अब इसके आगे जो है सो हम अगली वीडियो में इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। मैं आपको फिर बता दूं कि यह ज्योग्राफी पार्ट 2 क्लास 10th का था। आप इसका पार्ट 1 जो है सो पिछली वीडियो में जाके ज़रूर देख लें, ठीक है। यह आपके लिए बहुत कारगर होगा। धन्यवाद। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही।